जबकि एक्चुअली वो सिर्फ मीटिंग्स नहीं थे। सही कहा, वो असल में आजादी की लड़ाई का एक पूरा ब्लूप्रिंट थे। असल में ये सेशंस एक ऐसे मैसिव और डाइवर्स कंट्री को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे थे, जहां लिटरली हर 100 किलोमीटर पर भाषा और कल्चर बदल जाता है। जब हम 1885 से लेकर 1946 तक के इन सेशंस को देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। किसी भी देश का निर्माण रातों रात किसी जादू से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने या आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने से नहीं होता। इसके पीछे डेकेड्स की प्लानिंग होती है, लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं, लीडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर उन डिफरेंसेस के बावजूद नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इस सफर की शुरुआत होती है दिसंबर 1885 से। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था। और इस पहले सेशन के बारे में एक फैक्ट जो अक्सर लोगों को चौंका लेता है वो ये है कि इसमें पूरे इंडिया से सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। सिर्फ 72 लोग? हाँ, सिर्फ 72। आजकल तो मतलब मोहल्ले की किसी छोटी सी मीटिंग में भी इससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन उन 72 लोगों ने जो बीज बोया वो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बना। इस पहले अधिवेशन के प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट। और ये भी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करने में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम का बहुत बड़ा और गाइडिंग रोल था। 1887 में मद्रास में हुआ तीसरा सेशन है जिसमें सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। और इसके ठीक एक साल बाद 1888 में इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किसी नॉन इंडियन का इस पोस्ट पर आना ये दिखाता है कि शुरुआत में इस मूवमेंट का एम ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर इंडियंस के लिए राइट्स मांगना था। हाँ, वो अर्ली मॉडरेट फेज था। 1896 के कैलकाटा सेशन में जहां रहीमतुल्ला एम सयानी प्रेसिडेंट थे, वहां पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। वाओ! ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इसके अलावा 1911 के कैलकाटा सेशन में जिसके प्रेसिडेंट बिशान नारायण धर थे, वहां पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या बात है! ये वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स थे जो आम जनमानस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि डीप इमोशन से जोड़ रहे थे। अब हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे सेशन में चलते हैं जो INC की हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक जगह रखता है। बेलगांव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन पूरे इंडियन हिस्ट्री में ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। ये 39वां ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन था जो कर्नाटका के बेलगांव में हुआ था। गांधी जी दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक प्रेसिडेंट रहे। राइट। और इस एक सेशन ने कांग्रेस की पूरी डायरेक्शन को बदल कर रख दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ लॉयर्स और एजुकेटेड क्लास की एक पार्टी से निकालकर एक जमीनी सोशल मूवमेंट में तब्दील कर दिया। एक मैस मूवमेंट बना दिया। उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप फी को 90% तक कम कर दिया। 90%? वो काफी बड़ा ड्रॉप था। हाँ, इस एक इकोनॉमिक डिसीजन का रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस के दरवाजे आम किसानों और मजदूरों के लिए पूरी तरह से खुल गए। इसके अलावा बेलगाम सेशन में सोशल रिफॉर्म्स पर जो फोकस था वो भी कमाल का था। सूरत स्प्लिट 1907 का सूरत अधिवेशन, इसका बैकग्राउंड 1905 से ही बन रहा था। बनारस सेशन में जिसके प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस हुआ था। राइट। और फिर 1906 के कैलकाटा सेशन में दादा भाई नौरोजी के लीडरशिप में पहली बार स्वराज वर्ड ऑफिशियली यूज हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन इन प्रोग्रेसिव स्टेप्स के बाद भी कांग्रेस के अंदर काम करने के तरीकों पर दो फैक्शंस बन गए थे, नरम दल और गरम दल, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। इन दोनों की आइडियोलॉजीज में जमीन आसमान का अंतर था। नरम दल का मानना था कि पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। हाँ, जबकि लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का जो गरम दल था, वो मानते थे कि सिर्फ रिक्वेस्ट करने से आज़ादी नहीं मिलेगी। हरि घोष इसके प्रेसिडेंट थे और यहाँ कांग्रेस ऑफिशियली दो हिस्सों में टूट गई। हालत ऐसी थी कि स्टेज पर कुर्सियां तक फेंकी गई थी। वो कांग्रेस की हिस्ट्री का एक बहुत फ्रेजाइल मोमेंट था, लेकिन ये स्प्लिट परमानेंट नहीं रहा। लगभग 10 साल बाद 1916 में लखनऊ सेशन हुआ,
जिसके प्रेसिडेंट एसी मजूमदार थे। लखनऊ पैक्ट वाला साल। सही। वहां दोनों दल फिर से मिल गए, और ना सिर्फ वो मिले बल्कि मुस्लिम लीग के साथ हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी और जॉइंट पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का एक और बड़ा एग्जाम्पल हमारे सोर्सेज में काफी डिटेल में है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का डिफरेंस। हाँ, 1938 के हरिपुरा सेशन में बोस को प्रेसिडेंट चुना गया था। उनका अप्रोच काफी एग्रेसिव और इमीडिएट एक्शन वाला था। और उसके बाद 1939 के त्रिपुरी सेशन में बोस फिर से इलेक्शन में खड़े हुए और जीत भी गए। लेकिन इस बार गांधी जी और उनके सपोर्टर्स के साथ बोस के डिफरेंसेस इतने डीप हो गए थे कि दोनों का साथ काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। दोनों का रास्ता अलग था। गांधी जी का रास्ता नॉन वायलेंस और लंबी प्रिपरेशन का था, और बोस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के आते ही ब्रिटिश पर डायरेक्ट अटैक किया जाए। एग्जैक्टली। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए बोस ने प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनके जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। ये काफी न्यूट्रल तरीके से देखने वाली बात है कि उन सभी लीडर्स का अल्टीमेट गोल एक ही था, इंडिया की आजादी। जब हम लीडरशिप की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में वुमेन लीडरशिप को भूलना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ओह एब्सोल्युटली। कांग्रेस सेशंस में वुमेन पावर की प्रेजेंस बहुत इंस्पायरिंग रही है। 1917 के कैलकाटा सेशन में हिस्ट्री क्रिएट हुई, जब एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। ये उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी बड़ा स्टेप था। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, जिसे इंडोलॉजिस्ट के ट्रांसक्रिप्ट में बहुत क्लियरली समझाया गया है। एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट जरूर थी, लेकिन वो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी। हाँ, ये बहुत ही बारीक डिस्टिंक्शन है जो काफी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 1925 के कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी। सही जवाब। वो कांग्रेस को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका वहां होना इंडियन वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का बड़ा सिंबल था। बिल्कुल। कांग्रेस की डिमांड्स का टोन भी रैपिडली बदल रहा था। अगर हम टाइमलाइन ट्रेस करें तो दिखता है कि मूवमेंट कैसे मैच्योर हो रहा था। चलिए ये टाइमलाइन ट्रेस करते हैं। 1919 का अमृतसर सेशन, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। ये जलियांवाला बाग मैसेकर के जस्ट बाद हुआ था, राइट? हाँ, देश में एक डीप शॉक और गुस्सा था। इस सेशन में कांग्रेस ने इस ब्रूटल मैसेकर की सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में निंदा की थी। यहां से कांग्रेस का टोन पूरी तरह बदल गया था। और फिर 1920 का साल इंडियन पॉलिटिक्स में एक अर्थक्वेक की तरह आया। इस साल 2 काफी क्रूशियल सेशंस हुए थे। पहले कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन और फिर दिसंबर में नागपुर में एनुअल सेशन। नागपुर सेशन में काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया था। हाँ, कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पर डिपेंड रहकर काम नहीं चलेगा। पीसफुल तरीके से स्वराज पाने के लिए नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने का रेजोल्यूशन पास हुआ। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। ये सबसे आइकॉनिक सेशंस में से एक है। बिल्कुल। इससे पहले तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रही थी, जिसका मतलब था कि इंटरनल मैटर्स हम देखेंगे, पर टॉप अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। लेकिन लाहौर सेशन में ये डिमांड हमेशा के लिए स्क्रैप कर दी गई। यहाँ पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब कोई कंप्रोमाइज नहीं, सिर्फ पूरी आजादी। ये काफी एग्रेसिव और क्लियर स्टैंड था। इसी सेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग दी गई थी कि अगर पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। पूर्ण स्वराज की इस घोषणा के बाद 1931 का कराची अधिवेशन भी एक गेम चेंजर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि यहाँ सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं हुई, बल्कि ये डिस्कस हुआ कि आजाद भारत दिखेगा कैसा। उसका फ्रेमवर्क बन रहा था। हाँ, कराची सेशन में 2 काफी लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशंस पास हुए थे। पहला था फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें आजाद भारत के सिटीजन्स के बेसिक राइट्स डिफाइन किए गए। और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसमें काफी रेवोल्यूशनरी प्रोविजंस थे, जैसे किसानों का रेंट कम करना और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक लिविंग वेज यानी गुजारे लायक मजदूरी फिक्स करना। वाओ, आजादी से 16 साल पहले ही एक वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट बन गया था। एग्जैक्टली। और आजादी की इस लड़ाई का आखिरी मेन स्टॉप था 1946 का मीरठ सेशन। जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे।
ये इंडिपेंडेंस से ठीक पहले का लास्ट सेशन था जहां ट्रांसफर ऑफ पावर पे डिस्कशंस हुए। तो इस सब का मतलब क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है। जब हम 1885 से लेकर 1946 तक के इन सेशंस को देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। किसी भी देश का निर्माण रातों रात किसी जादू से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने या आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने से नहीं होता। इसके पीछे डेकेड्स की प्लानिंग होती है, लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं, लीडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर उन डिफरेंसेस के बावजूद नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। और सोशल रिफॉर्म्स जो सबको साथ लेकर चलें वो सबसे जरूरी होते हैं। सही कहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।